Hey guys, today we are sitting in MIT University Jaipur with the two candidates from physiotherapy second year. So आज हम लोग जो है बेसिकली फिजियोथेरेपी के बारे में सब कुछ जानने वाले ए से लेके जेड तक। सिर्फ यही नहीं, छोटा सा रैपिड फायर भी आखिरी में एंडिंग में, जो कि आपके मल्टीपल ऑफ द क्वेश्चंस, करियर ग्रोथ, सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, अ शॉर्ट ऑफ अ काउंसलिंग भी आपकी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। सो प्लीज वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। एंड कुछ भी अगर डाउट रहता है सो नीचे यू विल बी हैविंग द section where you can go and ask your doubts. Also, form filling का भी link नीचे लगा हुआ है. So yes, please watch this video till the end. So guys, let's welcome Shrangi Sharma and Yug Shekhawat from second year of physiotherapy from MIT University Jaipur. Hi guys, Hello, how are you? Hello. Hello, we are fine. I'm Okay, so starting with first Yug, what exactly physiotherapy is? Basically, physiotherapy is treatment of a person after injury. Like वो बेड से कैसे वापस स्टेबल होता है उसको फिजियोथेरेपी हम बोलेंगे. बेसिकली उसकी इंजरीज को ट्रीट करना हो गया, या कोई हम जिसे कहते हैं स्वेलिंग, फ्रैक्चर्स, इन सब को ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी काम में आती है. सो जैसे कि आई एम नॉट फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड, बट जहाँ तक मैं चीज़ें मैं जानता हूँ कि दो तरह की चोटें होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल. मैं कट्स की बात नहीं कर रहा, मैं स्वेलिंग्स की बातें करता हूँ. तो बेसिकली यू आर रिलेटेड टू द इंटरनल ऑर्गन्स, या तो फिर इंटरनली जो चीज़ें जो अप्लाइड होती हैं उन सब चीज़ों में फिजियोथेरेपी सबसे ज़्यादा काम आती है, या तो एक्सटर्नल जो मसल पेन्स होते हैं, या तो फिर नकल्स के बाद जो बोन वीकनेसेस होती हैं, अर्थराइटिस होती हैं, उन सब चीज़ों में काम आती है. एग्जैक्टली कैसे क्या है? नहीं सर, एक्सटर्नल और इंटरनल हम दोनों हेल्थ का ध्यान रखते हैं. हम इंटरनल ऑर्गन्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं एक्सटर्नली. तो फिजियोथेरेपी दोनों एस्पेक्ट्स में काम आती है. और जैसे इसने बताया कि हम लोग का आफ्टर इंजरी, बट हम प्रिवेंट भी करते हैं इंजरी को. तो फिजियोथेरेपी सिर्फ जो बना मतलब नकल्स वगैरह जो आपने बताया, स्वेलिंग वगैरह, वहाँ तक सीमित नहीं है. फिजियोथेरेपी का बहुत ब्रॉड एक्सपेक्ट आ गया. और इस पिछले साल ही हम ऑन्कोलॉजी में भी फील्ड में हमारा एक मास्टर्स हमने वो कर दिया कि हम मास्टर्स ऑन्कोलॉजी में कर सकते हैं, दैट इज कैंसर ट्रीटमेंट के लिए. तो सर फिजियोथेरेपी इज वाइड, बहुत बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है फिजियोथेरेपी का. Can you give just some sentences on oncology, please? थोड़ा सा कुछ दे सकते what exactly it is? ऑन्कोलॉजी इज अ स्टडी, बेसिकली जो कैंसर और ट्यूमर के सेल्स को स्टडी करते हैं उसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं, और उसके ट्रीटमेंट को या जो करता है उसको ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं. तो हम ऑन्कोलॉजी रिहैबिलिटेशन करते हैं, मतलब जो पेशेंट कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कीमोथेरेपी है वो ले रहा है, कीमोथेरेपी से उसकी बॉडी वीक जो हो जाती है, मसल वीकनेस आ जाती है, इंसान खड़े नहीं हो पाता, चल नहीं पाता ढंग से, तो हम फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ उसको हेल्प करते हैं. उसको साइकोलॉजिकली भी हेल्प करते हैं, फिजिकली भी हेल्प करते हैं, इंटरनली भी हेल्प करते हैं. क्योंकि एक टाइम में कैंसर के एक स्टेज के बाद जो पेशेंट होता है वो अपनी होप यूज कर देता है. हाँ. कि अब मैं ट्रीट नहीं हो सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता. डाउन हो चुकी होती है, आपका पूरे ब्लड सैंपल जो पूरी जो ब्लड काउंट्स होते हैं वो आपके मेडिसिन से रिप्लेस हो चुके होते हैं, फिल अप हो चुके होते हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, और बहुत हताश भी हो जाता है इंसान. सुबह उठने में ही उसको ऐसा लगता है यार मैं क्या उठूंगा. लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा है कि कैंसर से ठीक नहीं हो सकते. इवन 4th स्टेज 3 स्टेज के बाद भी ट्रीटमेंट होके वो ठीक हो सकते हैं वो लोग. तो उनको क्यों नहीं हम रिहैबिलिटेट कराएं? क्यों उनको ये नहीं बताया कि नहीं तुम उठोगे, खड़े होगे और चलोगे तो तुम ठीक हो सकते हो. एंड एक वो स्टेट की सब लोग घर में ध्यान रख रहे हैं, हमारे बाल झड़ रहे हैं, पूरे वेट लॉस हो गया, स्किन लटक रही है, तो ऐसे मल्टीपल सिम्टम्स कहीं ना कहीं उस पर्सन को बहुत ही डिप्रेस कर देते हैं कि अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा एंड शायद से मेरी अब डेथ होगी. तो ये चीज़ें काफ़ी इफेक्ट करती है उसको मेंटली. तो ऑन्कोलॉजी में हम इन्हीं बातों का ध्यान रखते हैं कि वो पेशेंट होप लूज ना करे, उसका हम ट्रीटमेंट करें ताकि वो कैंसर क्योर कर सके. सो जैसे कि मैं कल मैं राउंड में ले रहा था आपके पूरे इंस्टीट्यूट में, एंड मैंने फिजियोथेरेपी सेक्शन भी आपका मैंने चेक मैंने किया था. कल आपकी टीम से, फैकल्टी से बहुत देर तक बातें हुई. मैंने वहाँ पे ये भी देखा कि इट्स समथिंग टाइप ऑफ सेशन जो कि रियल पेशेंट्स आकर के एमएटी में, मतलब इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर मी कि रियल पेशेंट्स आकर के वहाँ पे थेरेपीज ले रहे हैं. Yes, सो sir. आप लोगों ने भी अब तक सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है आपका? Yes. एंड द कोर्स इज अबाउट 3 years 4 years? It's 4 years and 6 months of internship. Okay, 6 months internship, that is compulsory. Yeah. And that will provide by MIT only? यस, बट एक हमारा चेंज अभी रिसेंटली हुआ है. पिछले साल हमने जो हमारी काउंसिल अभी नई बनने वाली है फिजियोथेरेपी के लिए, तो वहाँ पे ऐसा हो गया 4 years कोर्स होगा, 1 year इंटर्नशिप होगी. तो हमारा बैच तो अभी 4 years कोर्स कर रहा है और 6 month इंटर्नशिप कर रहा है. बट जो नेक्स्ट ऑन गोइंग बैच होगा, मतलब अभी जो आएगा फर्स्ट ईयर 26 to 30
हाँ Okay, तो वो उनका 5 इयर्स का पूरा कोर्स हो गया है, तो थोड़ा चेंजेस आए हैं हमारे और आई उनके थिंक सो में। कहीं हद तक ये भी चीज़ सही है, क्योंकि मेडिकल लाइन एक ऐसी लाइन है जितने ज़्यादा आपके कहते हैं ना, आपके हाथ जितना क्लियर, जितना साफ है, Practice. आपके जितना प्रैक्टिस है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस। क्लिनिकल एक्सपीरियंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अब तक आप लोगों ने कोई रियल पेशेंट कभी आप लोगों ने काफी बार। कई बार? काफी बार। ओके, सो व्हाट वाज द मोस्ट सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग केस आपको तो देखने को मिला हो, जिसमें भले ही आप लोगों ने नहीं, आपकी पूरी फैकल्टी, ओह माय गॉड, दैट्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ केस अब तक आपके 2-3 साल के करियर में? सबसे ज्यादा जो केसेस आते हैं वो या तो लोअर बैक पेन के होते हैं या फिर नेक पेन के होते हैं। हाँ, ये चीज़ मेरे को पूछनी थी कि जैसे कि कभी कभी मैं भी नॉट व्हाइल टेकिंग द पॉडकास्ट, बट ज़्यादातर जब मैं बैठा रहता हूँ, लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल के टाइम में, आजकल के जनरेशन में हर कोई जो है ना उस टाइम को लेकर के चल ही जा रहा है, बैठता है, झुक के बैठ रहा है। हाउ टू टैकल दैट प्रॉब्लम कि मतलब आप लोगों की तो रोजी रोटी जाएगी बट वो दिक्कत हमें ना है। नहीं सर, रोजी रोटी नहीं जाएगी, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि जिनकी सिटिंग जॉब्स होती है वो हमारे परमानेंट पेशेंट है पेशेंट्स होते सर, हैं। क्योंकि बैठते हैं, उनका पोस्चर, अब कोई सीधा ऐसे नहीं बैठ सकता। हाँ। मैं बैठी हूँ, तुम्हें भी ऐसे बैठी हूँ, आपका पोस्चर भी टेढ़ा है ना, तो हमारा मेरा कहीं ना कहीं posture वेट सीधा है। शिफ्टिंग Okay, so होती रहती है। हाँ, आप ऐसे बैठ ही नहीं सकते सर पूरे टाइम पे। हाँ, है stiffness ना? नहीं रह सकती। नहीं रह सकती, वही है, मसल हमारी अकोमोडेट कर देती है कि हम जो जिससे जैसे कंफर्टेबल है वैसे बैठ लेते हैं हम लोग, बट वही चीज़ हमारे लिए खराब है, ये देखता नहीं है, क्योंकि मसल कहाँ से खिंच रही है, कहाँ से छोटी हो रही क्योंकि है। मतलब कंफर्ट होता है, बॉडी को एक्सटर्नल फोर्सेस पड़ रही है, एग्जैक्टली इसके पीछे की साइंस क्या है अगर मैं आपसे इसके पूछूं? पीछे का बेसिकली रीजन ये है कि आज के टाइम पे किसी की भी एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है। Okay. वो उनका ये है कि उनको बस 9 to 5 वर्क करना है, देन बस खाना खाना है, सोना है, वीकेंड्स पार्टी करनी है, दैट्स इट। तो किसी का भी एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है। अब जैसे मैंने खुद ने अभी 2 मंथ्स हो गए मेरे को थोड़ा फिटनेस में आके, जी। तो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया कि मेरा पोस्चर ठीक हुआ है, मेरा मतलब साइकोलॉजिकली भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो एक्टिव लाइफस्टाइल होगी तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बेटर होंगी। फिजियोथेरेपी में बेसिकली 2 ब्रांचेस हैं, एक है एक्सरसाइज थेरेपी, एक है इलेक्ट्रोथेरेपी। सर आपको लाए थे लैब में, तो जी। 2 लैब्स थी। हाँ। पहली इलेक्ट्रो लैब थी, दूसरी एक्सरसाइज थेरेपी लैब थी। इलेक्ट्रो लैब इज बेसिकली टेम्परेरी ट्रीटमेंट, कि आप बस ट्रीटमेंट ले रहे हैं कोई मशीन से या इक्विपमेंट से। बट एक्सरसाइज थेरेपी इज परमानेंट ट्रीटमेंट। एक्सरसाइज थेरेपी की जितनी भी मोडालिटीज आपने देखी, जितनी भी मशीन्स वहाँ पे इसमें थी, कल वो बैलून के ऊपर स्टेबिलिटी, रनिंग एंड वो ट्रेडमिल जो था, वो सब आपका वो सब एक्सरसाइज थेरेपी में। एक्सरसाइज थेरेपी में। तो एक्सरसाइज थेरेपी इज बेसिकली परमानेंट ट्रीटमेंट, और वो बेसिकली ये नहीं कि आप सिर्फ लैब में कर सकते हो, वो सारी चीज़ आप खुद से भी कर सकते हैं, ग्राउंड में, जिम में, कहीं पे भी। बट सर एक आर भी हो जाता है। अब जैसे 9 to 5 जॉब करते हैं, कोई पूरे दिन नहीं बैठ सकता है। जब हम बोलते हैं ना कि मतलब जो पेशेंट्स अभी आते हैं सिटिंग जॉब के लिए, लोअर बैक पेन के लिए, तो हम उनसे पूछते हैं तो वो बोलते हैं मैं ऐसे झुक के बैठता हूँ, मेरा हाथ ऐसे रहता है, लैपटॉप पे मैं कीपैड चला रहा होता हूँ। तो सर उनका वो पोस्चर, वो इतनी देर तक उनको वहाँ बैठना भी बहुत मुश्किल है। मसल तो उसी में, अब मसल बहुत सर इलास्टिक चीज़ है, उसको तुम जैसे खींचोगे, जैसे मोड़ोगे वो मोड़ जाती है। वैसे ही तुम अगर ऐसे ही बैठे रहोगे तो वो ऐसे, अब जब पैदा हुए थे विद बर्थ हमारा ऐसा पोस्चर नहीं था, हम जबरदस्ती उसको ऐसे बिठा रहे हैं, तो सर वो तकलीफ तो देगा, है ना। तो रीजन वही है, बैठने का तरीका, चलने का तरीका, कैसे खड़े हैं उसका तरीका, वो सब डिपेंड करता है। इन सब लोअर बैक पेन है, बाकी सब भी जो आपको पेन हो रहा है ना, वो आपके पोस्चर का डिफॉर्मिटी हो रही है वहाँ पे, इसलिए हो रहा है। लाइफस्टाइल के अलॉन्ग विद खुद का ध्यान रखना, काम तो पूरा हो जाएगा बट खुद का ध्यान रखना भी इम्पॉर्टेंट होता है। ये है फिजियोथेरेपी का जो मैनुअल थेरेपी एक्सरसाइज हम करते हैं, हमें क्यों करानी पड़ रही, जब पेशेंट खुद ही एक्सरसाइज कर सकते, खुद ही पोस्चर का ध्यान रख सकते हैं। बट दैट हिटिंग ऑफ दैट मसल, जहाँ पे फोकस एक पेशेंट को डालना चाहिए, वो चीज़ तो फिजियोथेरेपी लोगों को मालूम है, जहाँ पे बात अभी आपने बोली। नहीं बट सर प्रिवेंट तो हम भी कर सकते हैं ना, ठीक तो करना हमारा काम ही है, बट प्रिवेंट तो खुद इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, खुद का पोस्चर ध्यान ठीक करना पड़ेगा। बट जो बेसिक, जो इनिशियल स्टेजेस उन पे हम खुद ध्यान रख सकते हैं उन चीज़ों का, कि हमें क्या ठीक करना है, क्या नहीं करना। वही हमें सबसे बताना चाहते हैं कि मतलब खुद का पोस्चर का एटलीस्ट ध्यान रखें। सिटिंग में अब वॉलेट भी रखते हैं पीछे बैक पॉकेट में, उससे भी लोअर बैक, उससे भी लोअर बैक पेन होता है। हिंदी में बोला जाता है कूल्हे की हड्डी जो होती है, हाँ। वो जो है ना वो डिसबैलेंस होती है, वो एक लेवल पे नहीं होती है, तो वो भी मेन रीजन उसका आज के टाइम पे तो है कि हम वॉलेट रखते हैं पीछे, इसलिए उसका मेन रीजन है। ऐसे। एंड अगर बात करते हैं जिम फ्रीक, जैसे कि अभी आपने इनिशियली अपने कुछ टाइम पहले जिमिंग आपने स्टार्ट करी, कई हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, उनको जो है उनको स्पेशली जो है ना फिजियोथेरेपिस्ट जो है ना वो बोलते हैं, कहते हैं आप जिमिंग जाके करो, ये प्रॉपर एक्सरसाइज आप करो। तो
ये तब की बात है जब आप थेरेपी आप दे रहे हो, बट जाहिर सी बात है ऐसे पेशेंट्स भी आजकल आते हैं जो पहले से लंबे टाइम से जिमिंग करते हुए आ रहे हैं यार, वो बेसिकली उनमें जो दिक्कतें आती हैं वो होती है इन प्रॉपर फॉर्म की वजह से, ओके ईगो लिफ्टिंग की वजह से। अगर आपकी फॉर्म प्रॉपर नहीं है तो एक्सरसाइज करने का मतलब ही नहीं होगा। वो आपके मसल्स को और स्ट्रेन करेगा, जॉइंट्स में और पेन बढ़ाएगा। बट अगर आपका प्रॉपर फॉर्म है तो आप एक्सरसाइज सही से कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट ही करेगा कहीं ना कहीं। यानी कि अगर 10 kg अगर आप कर सकते हो तो 10 kg तक ही दो, गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए 15 kg। यस सर, करेक्ट सर। ओके और जैसे रिसेंटली जैसे मैं बाइक राइड पे गया था वीकेंड पे 2-3 हफ्ते हाँ, ये पहले। बाइक का बहुत दिक्कत रहती है। कई लोग मैंने देखा जो स्पेशली जो बाइक राइडर्स होते हैं आजकल, तो उनके गैजेट्स, उनके जो बॉल सूट्स होते हैं उसमें पीछे बकायदा एक पूरे पाइप जो है ना आ रही है आजकल, काफी काफी हैवी सूट्स होते हैं, बहुत महंगे भी होते हैं महंगे वो भी स्पेशली होते उनके। ऐसी बेसिकली तो हुआ क्या था, लाइक मैं वीकेंड पे गया था बाइक राइड के लिए, तो 150 किलोमीटर्स हमने पूरे दिन में लाइक राइड करी थी। उसके बाद मेरे खुद के अपर ट्रैप्स में पेन आ गया था, लाइक उसे हम स्पाज्म बोलते हैं, जब स्वेलिंग काइंड ऑफ हो जाती है वो चीज़। तो बेसिकली अगर मैं बैठा हुआ भी हूँ तो भी वो एकदम से मेरे को क्लिक कर रहा है, एकदम से मेरे में पेन बढ़ा रहा है वो चीज़। तो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करी थी। तो जब मैं जिम में गया, मैं लेटर लेजिस कर रहा था शोल्डर्स के लिए, तो 10 kgs पे मैंने एक ही रैप करा है, वो बहुत गंदा पेन किया। तो फिर मैंने 2-3 हफ्ते तक तो लेटर लेजिस अच्छे परफॉर्म नहीं करे। बट जब मैंने थेरेपी ली, एसटीएम लिया, एसटीएम क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन, जिसमें मसाज टेक्निक्स होती हैं जिसे स्वेलिंग को रिड्यूस करते हैं वो चीज़। तो मैंने ट्रीटमेंट लिया, सिर्फ 2 ही बार ट्रीटमेंट लिया ना, आई एम लाइक कंप्लीटली फाइन नाउ। दैट्स गुड एंड थैंक गॉड कि आपको तो इसके बारे में स्टडी है आपकी, तो आपने जल्दी क्योर कर लिया। आई एम थिंकिंग अबाउट कि अगर आपकी जगह पे कोई नॉर्मल पर्सन होता तो उसको तो पता नहीं चलता क्या था कि अरे यार चलो कोई नहीं, कड़वा तेल लगाना सही। वही है, मोस्टली लोग आजकल इंडिया में इन चीज़ों को इग्नोर गर्मा करते हैं। कड़वा तेल, सरसों, पता नहीं क्या क्या डाल करके उसमें। नहीं सर, अब ये सिकाई वैसे कर तो लो। जो That's a मसाज myth as well कि सरसों का तेल लगा कर गरम करके जो है ना सिकाई कर लो, कई हद तक सही होती है कई केसेस में, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये चीज़ सही नहीं होती सर। वो एक बार के लिए Okay. रिलीफ दे देता है। बट हम जब भी पेशेंट आते हैं ना हमारे पास, तो मैंने मेरी मैम को बोलते हुए सुना है, और हम भी अब तो खुद ही एडवाइस करने लग गए कि खुद से मसाज नहीं करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि कैसा हमारा मसल है, शेप पेशेंट को खुद को नहीं पता, ना जो उनका मसाज कर रहा है उनको पता है। अब वो कहीं से भी खींच देंगे, कहीं पे भी मैनिपुलेट कर देंगे, नुकसान भी हो सकता है। एक बार को वो दब गया पेन, बट वापस कितने लेवल पे एग्रीगेट करके आएगा वो हमें नहीं पता टेम्परेरी है। सही हो सकता है, लेकिन परमानेंट लंबे टाइम के लिए आपको हो सकता है ज़्यादा दिक्कत करेगा। यस सर, इसलिए यही ट्रेनिंग हुआ देते था, हैं। लेकिन मसाज टेक्निक्स का भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैंने अपने ट्रैप्स पे अपने ही क्लासमेट से ली थी थेरेपी, तो उसने क्या करा, सिर्फ थंब से कंप्रेस कर दिया उसको, तो उल्टा वो पेन और ही काफ़ी बढ़ गया था। उसके बाद जो हमारी फैकल्टी है, मैंने उनसे ट्रीटमेंट लिया था, तो उन्होंने अपने फिंगर्स कोई अलग पोजीशन अलग टेक्निक से दिया, एंड तब रिलीफ आया था मेरे को। तो अगर हम गलत टेक्निक से मसाज लेंगे तो वो चीज़ और कॉज कर सकती है। और इंडिया में यही मिथ है कि हम बस छोटे बच्चों को बोलते थे कि जब खड़े हो जाओ पीठ पे, तो ताकि पेन ठीक हो जाएगा। हाँ, पैर बट में वो चल चीज़ जाओ। और बढ़ती है। आप कभी भी देखना, जो लोग ऐसे बोलते हैं ना बच्चों को कि बस आप खड़े हो जाओ, पीठ पे आके खड़े हो जाओ, थोड़ी देर पैरों से कर दो, वो चीज़ वो लेते ही रहते हैं कंसिस्टेंटली, क्योंकि ठीक होता ही नहीं, वो पेन और बढ़ता है उनका। तो पेरेंट्स एंड दादा दादी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों से काम ना करवाओ। ऐसा नहीं है, बट उनसे रिक्वेस्ट ये करना चाहते हैं हम कि सिर दुख रहा है तो प्लीज सर मत दबाओ अपना। नहीं, वो अच्छा नहीं होता है। और हमारी आदत होती है कि यार सिर दुख रहा है सर दबा दो। नहीं, आप लोग को नहीं पता है कि आपका उस टाइम पे सर दर्द ठीक हो रहा है, पर वो आपके अंदर क्या इफेक्ट दे रहा है। तो वो खुद से कुछ भी नहीं करना चाहिए, ना मसाज करनी चाहिए, ना सर दबाना चाहिए। ये एडवाइस है हमारी। वैसे तो बहुत अच्छे से फिजियोथेरेपी को हमने समझ लिया, डिटेल में समझ लिया क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप लोगों ने नॉर्मल पीपल के लिए बहुत ईजी कर दिया चीज़ समझने का, थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। बट अब अगर बात करते हैं स्टूडेंट के लिए जिसको ये कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, क्या है करियर एस्पेक्ट, क्या है करियर अपॉर्चुनिटीज, मतलब पैसे सबको कमाना है, कितनी चीज़ें हैं आजकल की लाइफ में। एंड एक फिजियोथेरेपिस्ट जो है ना अच्छे खासे अराउंड 10 ईयर का अगर किसी को एक्सपीरियंस है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्सेज, तो कितना वो डॉक्टर कमा लेंगे। बेसिकली फिजियोथेरेपी में जो चीज़ मैटर करती है वो आपका इंटरेस्ट और आपका एक्सपीरियंस, ये 2 चीज़ें मैटर करती है। अगर आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप काफ़ी हद तक खुद को इन्वॉल्व कर सकते हो उन चीज़ों में। एक्सपीरियंस की बात करें तो वही चीज़ मैटर कर रही है एट द एंड। फिजियोथेरेपी में बेसिकली 5 फील्ड्स हैं, जैसे कि जो मास्टर्स में आती है, ऑर्थोपेडिक्स, ऑन्कोलॉजी हो गया, देन हमारा स्पोर्ट्स हो गया, देन हमारा न्यूरोलॉजी हो गया, ये सब फील्ड्स है। तो ये जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ का आपने जो बताया, इसके
जो होते हैं थेरेपिस्ट वो अलग होते हैं, एंड आपने ऑन्कोलॉजी जो बताया उसके पहले आपने जितने भी नाम बताए 5 डिफरेंट ये सब डिफरेंट फील्ड्स में स्पेशलाइज होते हैं, लेकिन सब के सब क्या कहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट ही कहलाते हैं, लेकिन उनके ब्रांचेस होते हैं। जैसे हम MBBS करते हैं तो उसके बाद MD में सबका अलग अलग होता है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट, कोई ब्रेन स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट एंड ऑल, कार्डियोलॉजिस्ट। बट सर यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी, बैचलर्स हम सारे कोर्सेज में करते हैं। स्पेशलाइजेशन इसलिए होता है ताकि हम खुद को उसमें स्पेशलाइज बता सके। और जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो सारे कंडीशन ट्रीट करते हैं। अब कल को हम क्लिनिक खोल के बैठ गए या रिहैब सेंटर हमारा हो गया तो हम ऐसा थोड़ी है कि ऑर्थोपेडिक वाले को मना कर देंगे क्योंकि मैं कार्डियो की फिजियोथेरेपी मतलब तो सबको ट्रीट कर सकते हैं हम, सब में स्पेशलाइजेशन होता है कि बैचलर्स में हम सारे एस्पेक्ट सीखते हैं। बस हाँ, एक हमारे पास एक और बेनिफिट रहता है मास्टर्स करने के बाद कि हम लोग उस फील्ड में और स्पेशलाइज्ड है और हमारा हाथ बैठा हुआ है। बस फ़र्क इतना ही होता है, मास्टर्स है अच्छा है क्योंकि हम लोग बोलते हैं मास्टर्स तुम्हें इसलिए करना चाहिए ताकि तुम अच्छे प्रोफेसर बन सको उसमें, या सिर्फ तुम उसी पे फोकस कर सको। बट फिजियोथेरेपिस्ट को पेशेंट तो सारे ही ट्रीट करने पड़ते हैं। बस वो स्पेशलाइजेशन होती है कि हम और बेटर ट्रीट कर सकें, या अगर किसी को स्पेशली उस चीज़ में दिक्कत है, कोई जैसे मेरे पास एथलीट आया, अगर मैं एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैंने मास्टर्स कर रखी है, तो वो मेरे पास ही आएगा क्योंकि उसको पता है स्पेशलाइजेशन कर रखी नहीं। सर और एक आपका क्वेश्चन था 10 साल बाद कितना कमा सकते हैं, तो मैंने सर बहुत सारे अभी मैंने मेरा जयपुर गेस्ट लेक्चर्स भी आते होंगे ऐसे बहुत एक्सपीरियंस होंगे। मैंने जयपुर फिजियोथेरेपी नेटवर्क करके हमारा पूरा नेटवर्क है, उसमें मेरे बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे मतलब नामी फिजियोथेरेपिस्ट से मेरी बातचीत हो रखी है। तो मैंने ये देखा कि वो लोग प्रोफेसर भी हैं, क्लिनिक भी खोल रखे हैं उन्होंने, उनका रिहैब सेंटर भी है, तो उनकी इनकम तीनों जगह से आ रही है। और उसके बाद जो पेशेंट होते हैं ना, आजकल हर एक सेशन का 500 to 400 चार्ज करते हैं, और वो 8, 9, 10 भी कितना भी वो पेशेंट देख ले तो उतना वो चार्जेस उसके पास आ रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास। ये भी टियर 3 सिटीज में था, टियर 3 की बात है, जबकि मैं टियर 1 की मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। यस सर, और 1000 क्रॉस करता है क्योंकि एक लैक्स में कमाते हैं मंथ्स में फिजियोथेरेपिस्ट। सर कमी नहीं है पैसे कमाने की। नहीं, मेडिकल लाइन इज फुल ऑफ मतलब नॉलेज तो है ही है, इसमें पढ़ाई बहुत है लेकिन उतना पैसे भी हैं। बट इस आज हमें पता चला कि आगे फिजियोथेरेपी जो, क्योंकि हम लोग भी, मेरे फैमिली में भी कुछ लोगों ने, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फादर मदर हैं, सब ने भी जो है ना यूज़ किया हुआ है फिजियोथेरेपिस्ट एंड थेरेपीज ली हुए, डॉक्टर ने सजेशंस दिए हुए हैं। तो हम लोग भी देखते थे कि 200-300 रुपए पर सेशन, 500 रुपए पर सेशन जा रहे हैं। yes, ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने लिखे कि 4 सेशन यू हैव टू गो फॉर इट। तो हमारे मन में हमेशा से आता था कि आखिर अर्निंग कितनी होती है फिजियोथेरेपिस्ट? बहुत होती है सर, कमी नहीं है पैसे आने की। वो डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर कि उसकी कितनी कैपेबिलिटी। बट सर ये भी है कि अगर अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट होगा, एक्सपीरियंस आपने 10 साल बोला है तो बहुत है, उनका हाथ बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये पेशेंट उन्हीं को ही चुनेंगे जो अच्छे हैं, उनके जान पहचान के। आप मेरे पास थेरेपी के लिए आएंगे, अगर मैंने आप पूरी थेरेपी में आपको कोई इफेक्ट्स नहीं दिखे खुद के अंदर कि ठीक नहीं हुआ, तो आप जाके 4 लोगों में बोलेंगे कि ये नहीं है अच्छा। वहीं अगर मैं एक अच्छा थेरेपिस्ट होऊंगा तो आप 4 को खुद से रिकमेंड करेंगे कुछ भी इनके पास जाना। वही चीज़, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। एक चीज़ और आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है रील्स में भी और दुनिया में भी, कायरोप्रैक्टर। सो दैट इज रिलेटेड टू समथिंग फिजियोथेरेपी या एकदम ही अलग ही स्टडी है? सर अलग है कायरोप्रैक्टिक, और हम लोग रिकमेंड नहीं करेंगे कायरोप्रैक्टिक लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यूट्यूब में रील्स में कुछ ज़्यादा ही उसको अजीब कर दिया है, मतलब आवाज़ें आ रही हैं और हम नकल से कड़काना के लिए मना करते तो गर्दन तो ये पॉइंट आपने अच्छा बहुत ऐड ऑन किया। ये चीज़ मैं बताने में चाह रहा था, एंड आई वाज वेटिंग फॉर समथिंग दिस टाइप ऑफ पॉडकास्ट ओनली। गाइस आप लोग जो पॉडकास्ट में जो रील्स में देखते हैं, दैट्स अ टाइप ऑफ एडिटिंग जो कि उसके पीछे क्रैकल साउंड जो है ना लगाई जाती हैं, तो रियल में तो इतनी हड्डियाँ टूटती नहीं, और अगर इतनी आवाज आई तो पक्का बोन टूटेगी। ऐसा टूटती नहीं है, वो पता नहीं क्या करना चाह रहे, बट वी डोंट रिकमेंड कि कायरोप्रैक्टिक का एक फिक्स रेंज ऑफ मोशन होता है कि वो रेंज ऑफ मोशन मतलब कितना मूव कर सकती है। अब आप उसको एक्सीड करके अगर उस आवाज निकाले तो पक्का बोन ही टूटेगी। तो वो आवाजें होती है, वो रियल साउंड्स नहीं होती। जो ट्रेंडिंग कायरोप्रैक्टिक है उसके लिए मना करें। ऐसा नहीं कि वो फील्ड भी है, वो अच्छी फील्ड भी है कायरोप्रैक्टिक, ऐसा नहीं कि वो खराब है, बट जो ट्रेंडिंग अभी जो कायरोप्रैक्टिक चल रही है वो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, स्पेशली सोशल मीडिया वाली। हाँ, दैट इज नॉट रियल। सो फ्यूचर एस्पेक्ट से रिलेटेड पर्सनली एक छोटा सवाल है आप लोगों के लिए। यू वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर अराउंड 10 years? आफ्टर 10 years आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द प्रैक्टिसेस एंड ऑल, मैं मान लेता हूँ कि 10 साल के अंदर आई थिंक सब कंप्लीट हो जाएगा। यू विल बी वर्किंग एज अ प्रोफेशनल या अंडर द प्रोफेशनल टीम,
Where do you use this? After 10 years, I will be a sports physiotherapist in a European football team, and that is for sure. Favorite team? Favorite team Barcelona. My God, भाई football fans are there. And you? सर आई वॉन्ट टू डू ऑन्कोलॉजी स्पेशलाइजेशन, बट अभी वो फील्ड थोड़ी सी नई है तो उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी. बट आई सी माई सेल्फ कि मैं बच्चों को क्योंकि आई लाइक टीचिंग, तो मैं प्रोफेसर भी बन सकती हूँ. एंड आई विल हैव माई रिहैब सेंटर, बिकॉज वहाँ पे जो एक्सपीरियंस हमें मिलता है अलग अलग केसेस का वो कहीं नहीं मिलता है. और मैंने जो रिसेंटली आपने से पहले क्वेश्चन पूछा था लिम्फेडेमा का, बहुत मैंने ऐसे ओ माय गॉड वाला केस देखा है सर. 160 kg की वो पेशेंट थी. आई विल नॉट, मतलब हम लोग को अलाउ नहीं है उनके बारे में इतना बोलना, बट उनको वेरिकोज वेन वगैरह है और वो सिर्फ सर्जरी से ठीक हो सकती थी, सबने ऐसा बोला. बट सर फिजियोथेरेपी से हम उनको चला भी रहे, उनसे काम भी करवा रहे घर का. तो मैं तो वही मैं देखना चाहती हूँ कि मैं ऐसे लोगों की हेल्प कर सकूँ जो एक्चुअली नीड में है. That's good. Okay. Yes. That's good. Okay. Now, interesting part of this segment. एक हम लोग छोटा सा पार्ट करते हैं and that is rapid fire. Okay. Okay. So कई लोगों का ये कहना है कि फिजियोथेरेपी इज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा, या तो फिर आयुर्वेदा तो पुराने हमारे हिस्टोरिकल्स जो हैं तब से जो है ना ये स्टडी अब तक चलती आ रही है. इसको अब के नए ज़माने में ब्रिटिशर्स ने, नए लोगों ने फिजियोथेरेपी का नाम दिया. इज इट ट्रू? Yes, Yes, sir. sir. इट इज ट्रू. ओके. तो डू यू हैव एनी सिग्निफिकेंस कि कितने सालों से, कितनी पुरानी स्टडी है, कुछ आइडिया? सर माइथोलॉजी के टाइम से, अब वो उतना तो साल माइथोलॉजी वाले ही नहीं पता है तो कौन से DC से हाँ, शुरू हो रहा है उसका हम तो idea? हीलर्स है सर. अगर बिना हाथ पैर चलाए तो कोई ठीक ही नहीं हो सकता. तो इतने टाइम से जो ठीक होते आ रहे हैं. इवन अभी प्रेगनेंसी का ही मैं देखा था, पहले तो दाई माँ वगैरह होती थी, वो डिलीवरी करवाती थी, अब डॉक्टर्स होते हैं. बट उस प्रेग्नेंट वुमेन को भी चलाना फिराना वो भी तो फिजियोथेरेपी का काम हो गया. तो माइथोलॉजिकल के टाइम से, मतलब बहुत पहले एंशिएंट टाइम्स में जब हम जो भगवान में मानते हैं, भगवान के टाइम पे भी होता होगा, हम तब से हीलर्स है सर. बेसिकली आपकी बात सही है कि आयुर्वेदा से आया, फिर मेडिकल साइंस ने उसको और ही प्रोफेशन कर दिया एंड तब फिजियोथेरेपिस्ट का जन्म हुआ कह सकते हैं. आई सी. ओके. नेक्स्ट, इफ आई एम हैविंग समथिंग मसल पेन, तो गर्म पानी ठंडा पानी लगाने से वो सही हो सकता है, सिर्फ गर्म पानी ठंडे पानी से सिकाई करने से? सर जो हम लोग क्रायोथेरेपी बोलते हैं, हम सबसे पहले आइसिंग करते हैं 72 आवर्स. तो जब एक्यूट हो, तुरंत लगी हुई हो चोट, तो उसको आप आइसिंग कर लो, है ना. उसके बाद 72 आवर्स के बाद हीट लगाते हैं हम लोग. तो हीटिंग आफ्टर 72 आवर्स, क्रॉनिक पेन है तो लेते हैं. तो वो सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ दे सकता है अगर आपके जस्ट लगी है तो. यस सर. जिम बडीज आर सेइंग नो पेन नो गेन. क्या कहना है इसके बारे में? इट इज अ मिथ या तो इट इज अ फैक्ट कि हाँ भाई जब तक दर्द नहीं होगा तब तक मसल बनेगी नहीं? सब पेन विद प्रॉपर फॉर्म इज इक्वल टू गेन. दैट्स गुड. बट हम ऐसे भी कहते हैं कि हमारे ना सबसे ज्यादा तो जिम वाले भी पेशेंट है, क्योंकि वो पेन इतना ले लेते हैं, उनको टेंडनोपैथी हो जाता है, वो अपनी टेंडन ही तोड़ लेते हैं. तो वो कोई गेन नहीं हुआ, सिर्फ पेन ही हुआ. तो दोनों ऐसा हो भी सकता है, मतलब मिथ भी बोल सकते हैं, फैक्ट भी बोल सकते हैं. मैं ज़मीन पे सो रहा हूँ डेली, रात में मैं बेड पे या बिस्तर में नहीं यूज़ करता, जस्ट टू करेक्ट माई पोस्चर. ऐसे जो है ना, ऐसे हमारे पूर्वज लोग जो है ना बोलते हुए आए, या तो भाई दादा दादी लोग. ओके. सो क्या ये सही है कि विदाउट यूजिंग एनी पिलो, विदाउट यूजिंग एनी कुशन्स और बेडशीट और समथिंग है, बस नॉर्मल आप ज़मीन पे सो जाओ, तो क्या ये पोस्चर सच में मेंटेन रखता है? इट इज अ मिथ या इट इज अ फैक्ट? इट इज अ फैक्ट सर. फैक्ट सर, बट आपको इतना हार्श होने की जरूरत नहीं है अपने आप पे. जो कहते हैं ना कि गांव में चटाई पे लेट जाना, सो जाना. ओके. फिर आपको इतना हार्श होने की जरूरत नहीं है. आप बेसिकली पिलो हटा के ना अपना पोस्चर ठीक रख के भी आप कर सकते हैं. तो ये नहीं कि आप मैट्रेस यूज नहीं कर रहे, वो आपको स्टार्टिंग में बहुत अनकंफर्टेबल फील देगा, बट या इट इज अ फैक्ट. तो आप कैसे रात में सोते हो? बेड के ऊपर, पिलो के साथ ही. पिलो के साथ, कंफर्ट फर्स्ट सर. Okay. So thank you so much Shivangi and Hugh for being the part of this podcast. It was a lovely podcast. Thank you so much guys for watching this podcast till the end. बाकी के सारे कंटेंट के लिए अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लेना. इसके जितनी बाइट्स होंगे आपको इसी सेम चैनल पर हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगा. बाय बाय, टेक केयर. बाय बाय गाइस. बाय. थैंक यू.